Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of November 2022। 9 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली खबर के साथ, जो कि है केरला हाई कोर्ट ऑफर्स इंटरिम रिलीफ टू वाइस चांसलर्स। तो अब अभी आपको पता है कि आरिफ मोहम्मद खान का इशू हो गया था, जिसमें कि गवर्नर और वाइस चांसलर जो है वो टसल में आ गए थे। ठीक है ना। तो गवर्नर जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है स्टेट का। ये भी आपको याद रखना है कि गवर्नर जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है और उसका बहुत बड़ा से होता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर, क्योंकि गवर्नर के साथ कंसल्ट करके चांसलर की जो है वो वाइस चांसलर की जो पोस्ट उसको भरी जाती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आरिफ मोहम्मद का इशू चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रोसेस है वो सही से फॉलो नहीं की गई थी इन ऑर्डर टू अपॉइंट द वाइस चांसलर। इस कारण से उनको हटाना है और गवर्नर जो थे काफ़ी आगे थे इनको हटाने में, एंड यही कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ 1-1 हो गए थे और गवर्नर और वाइस चांसलर भी 1-1 हो गए थे। ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाइस चांसलर्स के बारे में थोड़े से मैं आपको फैक्ट बता दूँ कि जब आप पढ़ेंगे तो वाइस चांसलर का नॉर्मल आपको टेनर स्टेट में 3 साल का दिखेगा। ये आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को याद रखिएगा। द नॉर्मल टेन्योर ऑफ वाइस चांसलर्स इज 3 इयर्स। वैसे कई स्टेट्स में 3 इयर्स, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु इज हैविंग 3 इयर्स, बट कई स्टेट्स में 4 इयर्स एंड सेंटर में 5 इयर्स भी है। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर जो टेन्योर है वो 5 इयर्स तक रखा गया है। कई स्टेट्स ऐसे जैसे कर्नाटक अगर आप देखेंगे तो वहां पे 4 ईयर का टेन्योर आपको दिखेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी कि केवल 3 साल का ही टेन्योर नहीं होता है, नॉर्मली 3 साल का होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले स्पेसिफिकली कि क्या हर स्टेट में 3 साल का ही टेन्योर है, नहीं। क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 3 साल का है, नहीं, वहां 5 साल का है। ठीक है ना। And the vice chancellor shall be a whole time officer and hold the office during the pleasure of the chancellor। बोलते हैं कि the vice chancellor shall be a whole time officer and holds the office during the pleasure of the chancellor provided that he may be removed on the recommendation of the state government। ठीक है ना। उसको रिमूव किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन में। ऑब्वियसली बात है, एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम एड एंड एडवाइस की बात करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा वाइस चांसलर शैल बी द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चेयरमैन जो होता है वो तो मतलब जो चांसलर होता है वो तो गवर्नर ही होता है। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। एंड वाइस चांसलर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटी। एक्चुअल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इंस्ट्रक्शंस की और मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन की, वो वाइस चांसलर की ही होती है। ये भी आपको याद रखना है। एंड द वाइस चांसलर शैल बी अपॉइंटेड बाय द चांसलर। चांसलर उसको अपॉइंट करता है, मतलब गवर्नर अपॉइंट करता है एक तरीके से, ऑन दी कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, इन द कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन की बात करता है। ठीक है ना। दैट इज अ थिंग। दूसरी न्यूज़ है, निकोबार प्रोजेक्ट गेट्स असेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे निकोबार प्रोजेक्ट के लिए 130 स्क्वायर किलोमीटर लैंड का डाइवर्जन करने की परमिशन दे दी गई है। निकोबार प्रोजेक्ट कहाँ पर है, क्या है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है फॉर द डाइवर्जन ऑफ 130.75 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो है वो करने की परमिशन दे दी गई है। ठीक है ना। आपके लिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, आप एक काम करिएगा, जस्ट ओपन द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जस्ट नाउ। अभी ही आप खोलिएगा, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के अलग अलग पार्ट दिखेंगे, जैसे नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, है ना। और इसके अलावा जब आप निकोबार में जाएंगे तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लेसर निकोबार, है ना। तो आप मेरे को नॉर्थ से साउथ पूरा अंडमान का एक क्लासिफिकेशन मुझे बताइएगा। प्लीज डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज जो डेली में 3 क्वेश्चन देता हूँ उसकी जगह समझ लो आपको केवल 1 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको बताना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जब आप शुरू ऊपर से नीचे तक आओगे तो आपको कब कब कौन कौन सी चीज मिलेगी। पहले आपको नॉर्थ अंडमान मिलेगा, अपर अंडमान मिलेगा कि साउथ अंडमान मिलेगा, कि पहले आपको कार निकोबार, ग्रेट निकोबार क्या मिलेगा। तो ये आपके लिए सवाल रहेगा। ठीक है ना। ग्रेट निकोबार कहाँ पर है ये फिर आप मुझे लास्ट में बताइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे बेसिकली 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, विच इंक्लूड्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड ग्रीनफील्ड टाउनशिप। ठीक है ना। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है कि नए तरीके से स्टैब्लिश की जाएगी। ब्राउन फील्ड मतलब पुरानी ऑलरेडी स्टैब्लिश रही होगी, उसको सही किया जाता है। ठीक है ना। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में इतना ही डिफरेंस होता है कि ग्रीन फील्ड मतलब ओवरऑल एक नए तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा और ब्राउन फील्ड मतलब कि ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उसका रिनोवेशन और ये सब किया जाएगा। ठीक है ना। तो
तो ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैंडलिंग दिस, और ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक न्यूज़ दिखेगी, लेट मी टेल यू। रणथंबोर फेस्ट टू बी हेल्ड आफ्टर कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। एनजीटी का ये कहना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि जो रणथंबोर फेस्टिवल है विच इज़ अ म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा फेस्टिवल विच इज़ प्रपोज टू बी हेल्ड इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो रणथंबोर फेस्टिवल कहाँ पे होने के लिए कोशिश की जा रही है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। इसके लिए एनजीटी ने गाइडलाइन ये दिया है कि अगर आपको ये फेस्टिवल करना है तो पहले आप एक EIA यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर लें कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने लोग इसमें आएंगे और उन लोगों के आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस पूरे उसमें एरिया में, उसके बाद ही आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने ये भी बताया था कि जो प्रपोज्ड वेन्यू रहेगा वो 5 किलोमीटर दूर रहेगा टाइगर रिजर्व से, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर दूर रहने की बात की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि नहीं, जब तक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसको अप्रूवल नहीं देता। जैसे यहाँ पे लिखा है, कोर्ट ने ये कहा, एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एन अप्रूवल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज within 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे की इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आपको 10 किलोमीटर के अंदर तक कुछ करना है तो आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का एक स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली न्यूज़ है, न्यू क्रैब स्पीशीज फाउंड इन तमिलनाडु। तो रिसर्चर्स को एक नई क्रैब स्पीशीज मिली है, एस्चुराइन क्रैब की एट द मैनग्रूव्स ऑफ परंगीपेट्टई विच इज़ नियर वेल्लार रिवर इन कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट के वेल्लार रिवर के पास परंगीपेट्टई जो कि मैनग्रूव्स है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझ में आई कि मैनग्रूव्स, जैसे मैनग्रूव्स के लिए कौन सा एरिया फेमस है? सुंदरबन वाला एरिया फेमस है ना। मैनग्रूव्स कवर जो है वो सुंदरबन के बहुत फेमस है, लेकिन मैनग्रूव कवर ऐसा नहीं कि सिर्फ सुंदरबन में है। तो जैसे यहाँ पे कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट है, कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट, वेल्लार रिवर, ये सब पूरा आपका तमिलनाडु की जगह है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का परंगीपेट्टई जो कि है एक मैनग्रूव कवर है। वेल्लार रिवर भी आपकी वहीं पर है कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे एक स्पीशीज मिला है जिसका नाम है स्यूडोहेलाइस अन्नामलाई, ठीक है, याद रखिएगा, स्यूडोहेलाइस अन्नामलाई विच इज इन रिकॉग्निशन ऑफ द अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 100 years ऑफ सर्विस इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की 100 साल से ज़्यादा की सर्विस हो चुकी है और उस कारण से उसके ऊपर ये स्यूडोहेलाइस अन्नामलाई का नाम रखा गया है। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट एवर रिकॉर्ड ऑफ द जीनस स्यूडोहेलाइस विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सच हाई इंटरटाइडल एरिया, है ना। तो यहाँ अभी तक केवल स्यूडोहेलाइस की 2 ही स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में है, स्यूडोहेलाइस सब क्वाड्राटा एंड स्यूडोहेलाइस लेटरेली, ठीक है ना। स्यूडोहेलाइस सब क्वाड्राटा एंड स्यूडोहेलाइस लेटरली, ये 2 स्पीशीज जो हैं कंफर्म जिनका नाम जीनस स्यूडोहेलाइस से है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट ऑल सेट फॉर लॉन्च। तो इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट जो है जिसका नाम है विक्रम एस, याद रखिएगा, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस। ये बेसिकली इट इज सेट टू क्रिएट हिस्ट्री एट इट इज इन द फाइनल प्रिपरेशंस एट इसरो लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। तो इसरो का जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है ये, याद रखिएगा, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है Vikram S, and it is set to create history after that, and it was developed by Hyderabad based Skyroot Aerospace। तो याद रखिएगा, हैदराबाद की एक Skyroot Aerospace नाम की बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है जिसने कि इसको बनाया है। एंड मिशन का नाम रखा गया है प्रारंभ, याद रखिएगा, द नेम ऑफ द मिशन इज प्रारंभ मिशन, सिंस इट इज द फर्स्ट मिशन ऑफ द Skyroot body, therefore it is known as Prarambh, and it will be unveiled by ISRO chairman S. Somnath in Bengaluru। तो S. सोमनाथ जो ISRO के चेयरमैन है वो इसको
गो टू करेंगे एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं. नो कंसेंसस इज डीरेलिंग काउंटर टेरर डिप्लोमेसी. अब यहाँ पे बात चल रही काउंटर टेरर डिप्लोमेसी की. तो सबसे पहले तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया का डिसीजन था कि एक स्पेशल सेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी का होस्ट किया जाए लास्ट मंथ इन मुंबई एंड न्यू दिल्ली. एंड इट फोकस्ड ऑन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कि यूज़ की जा रही हैं फॉर टेरर एक्टिविटीज़ एंड ऑल. लेटर दिस मंथ न्यू दिल्ली विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ नो मनी फॉर टेरर. अभी इसी महीने में आगे नो मनी फॉर टेरर का तीसरा एडिशन जो है वो होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा. ठीक है ना. ये भी काउंटर टेररिज्म के ही ऑब्वियस बात है, जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकने के लिए है ये. एंड इसके अलावा जब प्रेसिडेंसी लेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर द लास्ट टाइम बिफोर इट्स 2 ईयर टर्म एक्सपायर्स, 2 साल का जो टर्म है वो एक्सपायर होने के पहले जब लास्ट टर्म अभी जब प्रेसिडेंसी लेगा इंडिया इसकी, तो इंडिया विल चेयर अ स्पेशल ब्रीफिंग ऑन द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर. तो इंडिया जो है कि स्पेशल चेयर करेगा, ब्रीफिंग चेयर करेगा जिसका नाम रहेगा ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर. ठीक है ना. तो उसमें डिस्कस किया जाएगा कि क्या फ्यूचर के चैलेंजेस हैं, क्या नहीं है, क्या कैसे है. ठीक है ना. अब यहाँ पे सबसे पहली बात ऑथर ने जो बताई है, जो सुहासिनी हैदर जी हैं, इन्होंने आर्टिकल लिखा है. उन्होंने बताया कि पहला जो चैलेंज है वो तो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म खुद है. दैट इज इन इटसेल्फ GWOT, यानी कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. क्यों? क्योंकि ये जो है पोस्ट 9/11 जो यूनाइटेड स्टेट्स में अटैक हुआ था उसके बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के नाम से इसको प्रसिद्ध कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने. ठीक है ना. एंड लेकिन रिसेंटली जो चीज़ें की गई हैं, जैसे कि तालिबान के साथ एक तो निगोशिएट करना है ना, निगोशिएटिंग विद तालिबान. इसके अलावा अफगानिस्तान से अपने आप को बाहर खींच लेना. ठीक है ना. तो एक बहुत ही मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है वो लड़ा जा रहा था. दैट वाज ऑन द फ्रंट की जब हमारा IC-814 हाईजैक किया गया 2 साल पहले, जस्ट 2 साल पहले 9/11 के, तो उस समय कोई गवर्नमेंट, कोई बॉडी हमारी हेल्प करने नहीं आई. तो इनफैक्ट हमको फोर्स किया गया था कि ठीक है टेररिस्ट छोड़ क्यों नहीं देते. वहीं पे जब 2 साल बाद यही टेररिस्ट 9/11 में अटैक करते हैं तो आप इसको ग्लोबल वॉर ऑन टेरर बोलते हो, है ना. तो जो ये अनइक्वल फुटिंग वाला जो वॉरफेयर है ना, अनइक्वल फुटिंग वाला जो मतलब कि हमारे ऊपर अगर अटैक होता है तो ये टेरर है, लेकिन अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो ये आपका मतलब या तो मिसफॉर्च्यून है या फिर आपकी कोई गलती रही होगी. तो वो वाला जो एटीट्यूड है, जैसे कि S जयशंकर जी का एक बहुत अच्छा वायरल वीडियो हुआ था अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप और वेस्ट को ये नहीं समझना, मतलब उनको ये लगता है कि उनकी प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम है लेकिन वर्ल्ड की प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम नहीं है. तो दैट इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन एंड यही कारण है कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है. ठीक है ना. इनफैक्ट आज तक चाइना, पाकिस्तान इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जबकि एक तरीके से ये सारे ही टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. मैक्सिमम जो हमको सपोर्ट मिला है, यहाँ पे ऑथर का कहना है कि वो मिला था फ्रॉम FATF, जिसने कि पाकिस्तान को एटलीस्ट ग्रे लिस्ट में तो रखा था और ग्रे लिस्ट से भी उसको अभी रिसेंटली अक्टूबर में हटा दिया गया. तो मतलब कि फाइनली जो लास्ट सपोर्ट हमको FATF से मिला था वो भी हटा दिया गया. एंड हमको पता है कि हमने जो टेररिस्ट डेजिग्नेट किए हैं टेररिस्ट करने के लिए, मसूद अजहर, और चाइना ने कितनी बार उसको रोका होगा, है ना. तो दैट दीज ऑल थिंग इंडिकेट दैट द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इज ऑन वेरी अनइक्वल फुटिंग एंड दैट इज द फर्स्ट मेजर चैलेंज, है ना. इसके अलावा रियलिटी यही कि जो हमारा ये जो कोऑपरेशन है ये भी मतलब कि वर्ल्ड ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है ऑन दैट. तो ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है. सेकंड जो है यहाँ पे ऑथर का कहना है कि डेफिनीशन. भैया डेफिनीशन एक टेररिज्म की बनानी ज़रूरी है. आप सबको ये पता होगा कि सबसे पहले जो डेफिनीशन बनाने का आइडिया था ना, वो इंडिया का ही था. 1996 में इंडिया ने दिया था. 1996 में जब कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की बात की गई थी. ठीक है ना. इंडिया का प्रपोजल था ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसमें इंडिया ने कहा था कि भाई एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की. और देखो क्या होता है कि यही चीज़ जब यमन के हाउदी रेबल्स कोई रॉकेट लॉन्च कर दें, सपोज कर, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप एक समझना कितना मतलब हिपोक्रेसी वाली बात है. अगर यमन के हाउदी रेबल्स ने अगर कुछ लॉन्च किया तो वो एक टेरर एक्टिविटी है, लेकिन अगर अमेरिका ने किया तो वो वॉर ऑन टेरर है. ठीक है ना. सेम चीज़ यही अगर किसी रशिया या यूक्रेन ने कुछ लॉन्च किया
तो अब रशिया ने लॉन्च किया तो वो टेरर एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर यूक्रेन या किसी यूरोपियन पावर ने जिसने कि सपोर्ट किया होता या उन्होंने लॉन्च किया होता तो वो फिर क्या आता, वो आपका ठीक है वो वॉर ऑन टेरर आता, ये सारी चीज़ें आती। तो यह ऑथर ने कहा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक ही है, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएशन है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ऑथर ने कहा कि नई टेक्नोलॉजीज और वेपनाइजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर टेररिज्म पर्पज। तो जो नेक्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म, फॉर एग्जांपल साइबर टेररिज्म। दूसरा आप देखेंगे तो आपको यू विल फाइंड दैट मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज, जो बायो वॉरफेयर है, केमिकल वॉरफेयर है, ये सारे भी लड़े जा रहे हैं। एंड इन कारणों से और ज़्यादा तकलीफ आ रही है, क्योंकि इनको रोकने के लिए मतलब गवर्नमेंट इतनी तैयार नहीं है, इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है ग्लोबल स्केल में, और बिना कोऑपरेशन के लिए इससे लड़ा भी नहीं आ सकता। प्लस अभी रिसेंटली जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट आ गया है, रोबोटिक सोल्जर्स का थ्रेट आ गया, तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो कि आती जा रही हैं, और बिना किसी प्रॉपर कोलैबोरेशन के, कोऑपरेशन के, और बिना किसी प्रॉपर आपको डेफिनेशन के आपको इससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कंसेंसस, हमको ग्लोबल कंसेंसस चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है उनका मिल करके सोल्यूशन निकालना चाहिए, है ना। तो ग्लोबल कंसेंसस चाहिए। ग्लोबल कंसेंसस के बाद हमको टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज़ पे, और इन टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करके हम चाहें तो फाइनली हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एंड जो US और इन कंट्रीज़ का जो डबल स्टैंडर्ड है, जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है, ये सब चीज़ें हैं, ये ज़रूर हटना चाहिए, क्योंकि ये हिपोक्रेसी जब तक चेंज नहीं होगी और ये डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस जब तक चेंज नहीं होगा, तब तक हम टेररिज्म से लड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। एंड द ट्रुथ यहाँ पे ऑथर ने भी कहा कि द ट्रुथ इज़ ग्लोबल इनइक्वालिटी, फूड एंड एनर्जी शॉर्टेज, ग्लोबल चैलेंज एंड पैंडमिक्स, एंड ये रहेंगे बड़े ड्राइवर्स ऑफ स्ट्राइफ एंड वायलेंस इन द वर्ल्ड। जो फ्यूचर है वहाँ पे इनइक्वालिटी, फूड एंड एनर्जी शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक, इन कारणों से एक बहुत बड़ा स्ट्राइफ या वायलेंस आने वाला है। इसीलिए जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ग्लोबली एक साथ मिल करके, कंसेंसस के साथ मिल करके इन सब चीज़ों से लड़ें। आफ्टर द डस्ट अ क्लियरर पिक्चर ऑफ अग्निपथ डायरेक्शन। यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसमें अग्निवीर सोल्जर्स आएंगे, है ना, 4 साल तक वो काम करेंगे, फिर उसके बाद 25% को रिटेन किया जाएगा फॉर 15 ईयर्स परमानेंट कैडर के लिए, एंड बाकी लोगों को किसी अलग अलग जगहों पे, या तो उनमें से कुछ लोग पैरामिलिट्री इन सब जगहों पे सर्व करेंगे, रेस्ट जो अलग दूसरे हैं उनको कुछ कंपनसेशन देके हटाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो, इसकी शुरुआत में जब स्कीम आई थी तो ऑब्वियसली बात है लोगों को बहुत बुरा लगा था, बट अभी रिसेंटली जब फर्स्ट बैच ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो अब ज़रूर लोगों को समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट अ बैड स्कीम, इट्स अ गुड स्कीम एक्चुअली, है ना। और हमारे यहाँ जब हम बोलते हैं कि इंडिया सबसे यंग पॉपुलेशन है या डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना ज़्यादा है, तो भैया उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर आप फ़ायदा नहीं उठाओगे तो किस मतलब करेगा, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको यू हैव टू रीप द बेनिफिट ऑफ दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड, एंड उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा आप जब तभी उठा पाओगे जब आप इस पॉपुलेशन को टैप करोगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टैप दिस पॉपुलेशन इन आर्म फोर्सेस एंड ऑल, ठीक है ना। ऑथर ने वही कहा कि बहुत सारे चेंजेस है जो कि आपको अपने सर्विस और इन सब में करना चाहिए। बात चल रही है एक तरफ कि रिटायरमेंट की एज 65 साल बढ़ा दी जाए, और वहाँ पे यंग आपके पॉपुलेशन जो पड़ी हुई है आप उसको मतलब मौका नहीं दे रहे हो काम करने का। अब दैट विल डिफीट द होल पर्पस, है ना। तो पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इफ़ यू नॉट गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू दीज यंग वंस, है ना। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड मॉर्निंग, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है, ऑथर ने कहा कि वो एक अच्छा सिस्टम बन रहा है, क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड अगर टेक्निकल आर्म्स में है तो ट्रेनिंग और ज़्यादा बड़ी रहेगी। तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यही ट्रेनिंग हमको दी जाती है। एंड यहाँ पे देखो कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि भैया 1 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या आप उनको वहाँ भेज दोगे, या तो यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो लोग आते हैं, जैसे मान लो 18 साल की उम्र के बाद 6 महीने की नेवल ट्रेनिंग के बाद उनको शिप में भेज दिया जाता है। तो इसके लिए जब सवाल पूछा गया था तो एक बार जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था कि व्हाट बेटर ग्राउंड टू प्रैक्टिस दैन द हाई सीज, मतलब हाई सी से बेहतर और कौन सी जगह होगी ट्रेनिंग की। तो जब तक आप, वही होता है ना, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो ना, तो आप देखेंगे कि आप अगर रोड पे नहीं ले जाओ गाड़ी तो आप नहीं सीख पाओगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव अ व्हीकल अनटिल एंड अनलेस यू गो ऑन टू द रोड्स। तो वही वाली बात है कि
एक साल की ट्रेनिंग में आपको बेसिक और सारा कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका डायरेक्टली जब आप ग्राउंड पे पहुंचोगे तो मैनी थिंग्स यू विल लर्न ऑन द ग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें हम ग्राउंड में ही सीखोगे, है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम, हाँ ये ज़रूर है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, ट्रेनिंग मैथडोलॉजी, ये आपको थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है और ये थोड़ा आपको टाइम के साथ सिंक्रनाइज करके रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होता था, तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उनको ज़ीरो बिल्कुल बेसिक से बताने के लिए बना था। बट आजकल के अगर 18 साल के बच्चे की मैं बात करूँ तो आज का 18 साल का बच्चा मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के बारे में हाँ बहुत ज़्यादा कोर चीज़ें नहीं जानता होगा, बट बहुत सारी बेसिक चीज़ें वो ऑलरेडी जानता होगा। पहले के लोगों को 18 साल में कंप्यूटर ऑन करना ये सब बताना सही लगता था क्योंकि वो उनको नहीं आता था वो सारी बेसिक चीज़ें। लेकिन आज आप 18 साल के बच्चे को अगर बताओगे कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं तो वो आपके ऊपर ही हंसने लगेगा। तो ये ऑथर का सजेशन ज़रूर है कि हाँ जो भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें उसमें आप उसको थोड़ा डिवाइस करें, उसको थोड़ा साइंटिफिक बना लें, क्योंकि आजकल के लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं और वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उनको मौका ना दें, सिर्फ ये बोल करके भैया इनको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो ये गलत चीज़ है ना। तो देयर इज़ नो बेटर ग्राउंड टू लर्न दैन द हाई सीज। ये नेवल स्टाफ का जो जवाब था बहुत अच्छा था। इसके अलावा बहुत सारा एस्पेक्ट डिस्कस किया गया, जैसे कि अग्निवीर क्या डिलीवर कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात ऑथर का सवाल ये है कि भैया विदाउट गिविंग देम अ चांस वाई आर वी क्वेश्चनिंग और डाउटिंग देयर एबिलिटीज़ इफ़ वी हैवेंट गिवन देम द चांस। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि क्या आप ये काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं अगर आपको चांस ना दूं और आपको ऐसे ही जज करने लगूं कि नहीं आपको देख करके नहीं लगता है कि आप ये काम कर पाओगे, तो फिर बहुत सारे काम तो हो ही नहीं पाएंगे वर्ल्ड के। अगर इस तरीके से पेरेंट्स डिसाइड करने लगे कि तुम्हें देख करके नहीं लगता कि तुम आईएएस बन पाओगे या यूपीएससी निकाल पाओगे, तो बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही रह जाएंगे, उनको दे ही नहीं पाएगा, उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि until and unless you have not given the chance, don't decide, don't prejudge them, है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि आर्मी में एक सेइंग है, देयर आर नो गुड यूनिट्स, नो बैड यूनिट्स, ओनली देयर आर गुड ऑफिसर्स एंड बैड ऑफिसर। अगर एक अच्छा ऑफिसर है तो वो थोड़ा मतलब कि थोड़ा वीक सबऑर्डिनेट्स के साथ भी रिजल्ट निकाल देगा, बट अगर एक बैड ऑफिसर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट्स के साथ भी वो रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। तो देयर आर नो गुड यूनिट्स और बैड यूनिट्स, देयर आर जस्ट गुड ऑफिसर्स एंड बैड ऑफिसर्स। एंड अग्निवीर के लिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर है, वर्क कल्चर है, वो उनको पॉजिटिव मिले, उनको वेलकम फील हो, उनको इस तरीके से आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना फील हो। दैट इज अ थिंग। एंड ऑथर ने कहा कि यंग सोल्जर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोस्ट ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड्स देखेंगे तो आपको यंगर प्रोफाइल ज़्यादा मिलेगी। एग्जांपल यहाँ पे सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, जिनको 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया था, एंड ही सर्वाइव्ड डिस्पाइट मेनी इंजरीज, ही सर्वाइव्ड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है ना। एंड ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें अग्निपथ स्कीम के बारे में तो ये मतलब अच्छी स्कीम है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में बाद में जो लोग हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी कर लिया जाएगा। स्टेट पुलिस में अब ये लोग सोचो हाईली ट्रेंड ऑफ एक तरीके से अग्निवीर रहेंगे, और इनको जब हम अलग अलग जगहों पर डालेंगे तो वहाँ का भी वर्क कल्चर जो है थोड़ा अच्छा होगा। दैट विल इम्प्रूव, एंड दैट इज द थिंग। एंड ये भी एक एडवांटेज हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। होम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी कहा कि 10% को हम उठाएंगे ही, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अगला आर्टिकल है कंटेंट मॉडरेशन थ्रू को रेगुलेशन। यहाँ पे ऑथर ने बात की कि रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने चेंज किया, जिसमें उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 इंट्रोड्यूस किए हैं। क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया है टू स्टैब्लिश अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, GRM जिसको बोलते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, टू रिजॉल्व यूजर कंप्लेंट्स विद इन फिक्स्ड टाइमलाइंस, ठीक है ना। फिक्स्ड टाइमलाइंस में यूजर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और गवर्नमेंट ने अमेंड किए हैं रूल्स एंड एस्टैब्लिश्ड, कहा है कि भैया ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज आप बनाओ, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज बनाओगे जिसमें गवर्नमेंट अपॉइंटीज रहेंगे, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज जो कि गवर्नमेंट के अपॉइंटीज रहेंगे।
अब जीएससीज जो रहेंगी दे विल नाउ सिट इन अपील्स ओवर द प्लेटफॉर्म्स। जैसे सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इनके ऊपर एक बैठेगी जीएससी जो जिसमें गवर्नमेंट अपॉइंटीज रहेंगे ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज़ में, और वो डिसाइड करेंगे कि क्या बेसिकली होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने ये चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट इसमें बोला कि ये प्रॉब्लमैटिक है। क्यों? क्योंकि एक को रेगुलेशन का आपको मैकेनिज्म बनाना चाहिए। देखो दोनों ही बेकार हैं कि केवल और केवल अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मॉनिटर करेगा कोई चीज़ तो वो भी बेकार है, लेकिन केवल और केवल गवर्नमेंट मॉनिटर करे, केवल गवर्नमेंट के पास अपील को हैंडल करने की पावर है तो वो भी गलत है। ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया कि यहाँ ये एक तरीके का क्या होना चाहिए, एक तरीके का को रेगुलेशन होना चाहिए। देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जहाँ पर कि को रेगुलेशन हो पॉसिबल हो, जिसमें कि ये दोनों मिल करके रेगुलेट करें, फाइनल से में भी ये दोनों मिल करके बराबर की इनको मेंबरशिप दी जाए, तब किया जाए। तो ऑथर ने इसीलिए सजेस्ट किया कि एक इंटरमीडिएरी लॉ होना चाहिए, एक इंटरमीडिएरी लॉ जिसमें दोनों गवर्नमेंट और जो आपका दूसरी बॉडी है वो एक पार्टनर के रूप में काम करे, सोशल मीडिया बॉडी, और को रेगुलेट करे, ठीक है ना। जैसे ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया रिसेंट यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विसेज एक्ट, है ना। यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विसेज एक्ट को आप पढ़ो तो डीएसए रेगुलेट्स इंटरमीडिएरी लायबिलिटी इन द ईयू एंड इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट टेक डाउन ऑर्डर टू बी प्रोपोर्शनेट एंड रीजनड। इसमें लिखा गया है, ये जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट यूरोपियन यूनियन का है उसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट का स्टेप होना चाहिए दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड रीजनड, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट भी होनी चाहिए, रीजन भी होनी चाहिए। एंड डीएसए ऑल्सो गिव्स इंटरमीडिएरीज एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ब्लॉक द कंटेंट एंड डिफेंड देमसेल्फ। तो डीएसए में एक अपॉर्चुनिटी दी गई है इंटरमीडिएरीज के लिए भी कि वो इंटरमीडिएट्स मतलब जो से आपके सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हो गए तो उनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि अगर वो चाहें तो गवर्नमेंट के डिसीजन को भी चैलेंज कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री स्पीच को और ज़्यादा प्रमोट करती हैं। वैसा ही मैकेनिज्म हमको इंडिया में भी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, है ना। तो ऑथर ने वही फाइनली कहा है कि एक ड्यू प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए, और न केवल ड्यू प्रोसेस, जो अपीलेट मैकेनिज्म है वहाँ पर भी आपको एक रीजनड वो मिलना चाहिए, जजमेंट मिलना चाहिए, जिसमें कि दोनों को आप को रेगुलेशन के साथ आगे बढ़ा सकते हो। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, फाइनल उसका जो कहना है। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन द पीएफ पेंशन। अब आपको पता होगा पीएफ पेंशन में अभी 4 नवंबर को 3 जज बेंच से जो सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ईपीएफओ में ये कहा है कि जो अमेंडमेंट्स है टू द पेंशन स्कीम मेड इन 2014 उनको अपहेल्ड किया है, एंड विच रिस्ट्रिक्ट्स इवन मेंबरशिप ऑफ स्कीम टू वेज 15,000। अब देखो मैं आपको पूरा केस समझा देता हूँ। देखो ये सब चीज़ें आप जब पढ़ोगे टेक्निकलिटी तो आपको नहीं समझ में आएंगी। लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट केस। देखो होता क्या था, जब ये आपकी जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है ये 1952 में आया था। ओरिजिनली इसमें पेंशन का कोई भी वो सब नहीं था, मतलब कहना पेंशन के बारे में कुछ भी नहीं था। 1995 में एक अमेंडमेंट लाया गया इस 1952 के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में 1995 में एक अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट के थ्रू एक स्कीम फॉर्मुलेट की गई फॉर एम्प्लॉयज पेंशंस, जिसमें पेंशन फंड वॉज टू कंप्राइज, जिसमें एक पेंशन फंड बनाया जाएगा जिसमें कि 8.33% ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, 8.33% एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू बी मेड टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड कॉर्पस, ठीक है ना। जिसमें कि ये कहा गया एक पेंशन स्कीम बनाएगी 1995 में जो आई उसमें कहा गया कि 8.33% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाएगा टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। उस समय जो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी थी वो 5,000 पर मंथ, और इसको बाद में 6500 बढ़ा करके कर दिया गया, ठीक है ना। अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है ईपीएस, उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? ईपीएफओ करता है। ईपीएस बोलता है कि इट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 58, 58 साल के बाद ये पेंशन देने की बात करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 12% कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी बेसिक सैलरी, ठीक है ना, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का एंड डियरनेस अलाउंस का टू द ईपीएफ, ठीक है। अब एम्प्लॉय का जो इंटायर पार्ट है इट गोज टू ईपीएफ, वाइल द 12% कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का तो 12% पूरा ईपीएफ में जाता है, लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको हम बोलते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसका जो 12% है उसमें से 3.67% ईपीएफ में जाता है और 8.33% ईपीएस में जाता है। याद रखिएगा ये जो 12% है ना एक्चुअली उसका 3.67 तो ईपीएफ में जाता है एम्प्लॉयर वाले का,
और एम्प्लॉयर का 8.33% जो जाता था वो ईपीएस में जाता था, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 1.16% एज वेल एज एन एम्प्लॉयज पेंशन, ठीक है ना। फॉर एम्प्लॉय का पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है 1.16%, ठीक है ना। एम्प्लॉयज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय जो है वो पेंशन ईपीएस जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो ईपीएफ में करता है केवल 12%, ठीक है ना। उसका पूरा 12% ईपीएफ में जाता है, ईपीएस में नहीं। अब ईपीएस में अमेंडमेंट आया था 22 अगस्त 2014 को, जिसने ये कहा कि पेंशनेबल सैलरी का कैप 6500 से बढ़ा करके 15,000 कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 15,000 पर मंथ कर दिया जाएगा एंड अलाउड मेंबर्स अलॉन्ग विद देयर एम्प्लॉयर्स टू कंट्रीब्यूट 8.33% ऑन देयर एक्चुअल सैलरीज, ठीक है ना। इट अलाउड द मेंबर्स along with the employers to contribute 8.33% on their actual salaries, ठीक है ना। मतलब अगर कैप बढ़ भी जाए, मतलब कैप अगर ज़्यादा भी है, मतलब 15,000 से ज़्यादा की सैलरी है, तो वो अपनी एक्चुअल सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो सारे ईपीएस मेंबर्स को, है ना, 1 सितंबर 2014 की स्थिति में 6 महीने दिए गए कि वो चाहें तो अमेंडेड स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। बाद में इसको 6 महीने और बढ़ाया गया, है ना। अब ये आपको याद रखना है, इस अमेंडमेंट में एक चीज़ और कही गई, सच मेंबर्स जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा रहेगी दे विल कंट्रीब्यूट एन एडिशनल 1.16% ऑफ देयर सैलरी। तो ये जो चीज़ थी ये भी लाई गई थी कि अगर 15,000 से ज़्यादा की सैलरी है तो एडिशनल 1.16% आपको करना पड़ेगा। तो अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, चेंजेस किए हैं, उसमें तो एक तो ये कहा गया कि 4 महीने का समय और दिया गया है, जिसमें जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं बढ़ी हुई अपनी पेंशन के लिए तो क्या कर सकते हैं कि 8.33% ऑफ देयर एक्चुअल सैलरी, मतलब पहले तो 15,000 की कैप लगा दी गई थी कि 15,000 का 8.33%, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट कर दिया गया है, अभी जो अमेंडमेंट है उनको अपहेल्ड किया गया है चूंकि, तो अब क्या है 8.33% ऑफ देयर एक्चुअल सैलरी, 8.33% ऑफ एक्चुअल सैलरी अगर एम्प्लॉय चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर इंक्रीज्ड पेंशन, ठीक है ना। दूसरा 1.16% का जो रूल लाया गया था अमेंडमेंट में, है ना, 1.16% मतलब कि जो अगर 15,000 से ज़्यादा की सैलरी है तो एम्प्लॉय को 1.16% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो हटा दिया गया है प्रोविजन। अब कहा गया कि नहीं वो नहीं करना पड़ेगा, यू विल नॉट बी एबल टू, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट, क्योंकि अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हैव हैपेंड इन दिस। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। एज ऑफ कंसेंट क्या चेंज करनी चाहिए या नहीं, तो अब इसके लिए इसमें बेसिकली क्या डिस्कशन चल रहा है, आपको पता होगा पॉक्सो एक्ट जो है चाइल्ड को 18 साल से कम डिफाइन करता है, ठीक है ना। अब कई बार ऑथर ने कहा कि एडोलसेंट जो होते हैं, जैसे क्या होता है एडोलसेंट, दे इन्वॉल्व इन कंसेंशुअल सेक्स। अब देखो होता क्या है, 16 साल से कम की उम्र में आप कंसेंशुअल सेक्स भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब जब आप 16 साल से कम की उम्र में, मतलब 18 साल से कम की उम्र में आप कंसेंशुअल सेक्स भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर 18 साल से कम अगर आप कंसेंशुअल सेक्स कर रहे हैं तो पॉक्सो के अंदर तो वो चाइल्ड है, और अगर पॉक्सो का चाइल्ड 18 साल का है और कंसेंशुअल सेक्स आप कर रहे हैं 16 साल में, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने 2 चीज़ें कही हैं, या तो पहला कंसेंशुअल सेक्स की एज बढ़ाई जाए, है ना, कंसेंशुअल सेक्स की एज जो है उसको या तो इंक्रीज किया जाए, एंड दूसरा एज ऑफ कंसेंट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा कि जो एडोलसेंट है उनमें अवेयरनेस बढ़ाया जाए कि आईपीसी की धारा कौन सी है, उसमें कितनी पनिशमेंट है। जैसे अगर आप पॉक्सो पढ़ेंगे तो उसमें 7 साल मिनिमम पनिशमेंट है, जो कि आजीवन कारावास तक जाती है ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं एडोलसेंट को अगर इसके बारे में नहीं पता है, दे गेट इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स, एंड उसके बाद हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी पूरी स्पॉइल हो जाए। इस कारण से ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी रिसेंटली आपको पता है कि एक इशू चल रहा था जिसमें कहा गया था कि भाई दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स को एसटी टैग क्यों नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे सेंटर ने ये कहा कि बेसिकली देयर रिलीजन्स क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स दे आर फ्रॉम फॉरेन ओरिजिन। अगर आप इन रिलीजन्स को देखें तो दे आर द फॉरेन ओरिजिन, इसलिए ये ट्रेस बैक करना कि जो लोग मुस्लिम्स और क्रिश्चियन और मुस्लिम बने हैं तो दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस में आए हैं। तो दैट इज अ थिंग विच ऑथर सेज कि इस कारण से यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम नहीं दे सकते, ठीक है ना। आप देखते हैं ये रीजनिंग कितनी होल्ड करती है, ये अलग बात है। फ्रांस के साथ एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है गरुड़ा, याद रखिएगा। जोधपुर में ये चीफ ऑफ जो इंडियन एयर एंड फ्रेंच एयर फोर्सेज हैं, इंडियन एंड फ्रेंच एयर फोर्सेज, उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ा कर रहे हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है गरुड़ा एक्सरसाइज, ये आपको याद रखना है। इस बार LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरप्लेन या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज आपको पता है नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US के बीच में, तो वो भी आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
न्यू लॉ पैनल में एग्जामाइन डिमांड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहाँ पे यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने 22वीं लॉ कमीशन को अपॉइंट कर दिया है विच विल एग्जामाइन द इशू ऑफ योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये जो है 22वीं लॉ कमीशन जो है ये अंडर रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी इसके चेयरपर्सन रहेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ दिस 22nd लॉ कमीशन विल बी जस्टिस ऋतुराज अवस्थी एंड ही विल बी हेडिंग दिस। याद आपको ये रखना है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लॉ कमीशन ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि अनाउंसमेंट के बाद मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस्टेब्लिश की जाती है। तो ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं तो नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSIR NGRI टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट फ्लड रॉक स्लाइड अवलांच इन हिमालयन स्टेट्स। तो जो नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, याद रखेगा ये NGRI नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किसका है? CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसने बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करना है कहाँ पे? हिमालयन स्टेट्स में, जो कि सडन फ्लड्स, रॉक स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स, ग्लेशियर बर्स्ट, अवलांचेस इनको प्रिवेंट करने का काम करेगा। स्पेशली जो आपके हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, हिल स्टेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे चामोली में डिजास्टर हुआ था ना अभी, उस डिजास्टर उस तरीके के किसी भी डिजास्टर को रोकने के लिए बेसिकली ये NGRI का एक प्रयास है, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पीएम मोदी अनवील्स लोगो थीम साइट ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। तो इंडिया का जो अपकमिंग G20 प्रेसिडेंसी है इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, उसका लोगो, उसका टैग सब अनाउंस कर दिया गया है। G20 आपको पता होगा 20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ऑफ मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जिसमें 19 तो कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है। 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये आप देखिएगा, है ना। G20 का अगर आप देखो तो ये देखो भारत 2023 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली इक्वल्स टू वन फ्यूचर, ये जो उसका थीम रखा गया है, वन अर्थ वन फैमिली इक्वल्स टू वन फ्यूचर रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ। मतलब जो हमारा वर्ड इज़ अ फैमिली बोलते हैं ना, तो भारत 2023 इंडिया G20 का ये लोगो है, बीजेपी का वो भी बना हुआ है मेरे हिसाब से। और वन अर्थ वन फैमिली प्लस वन फैमिली इक्वल्स टू वन फ्यूचर, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको अनवील किया है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अगर है तो। UN चीफ स्लैम्स कंपनीज इन इंग्रेजिंग टॉक्सिक कवर अप यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।